नमस्कार साथियों, नीलकंठ ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर लेके आया हूं CDP 5 का पंच। 5 बेहतरीन प्रश्न और उससे भी बेहतर 5 उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता या अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों में हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, एक मानसिक विकास मंदता पाया जाएगा। तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हमारे मंदबुद्धि बालक होंगे या नहीं होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे या नहीं होंगे। तो इस केस में हम हमेशा ये देखने कि मेंटल रिटार्डेशन का लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो मानसिक मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि बालकों का मेंटल रिटार्डेशन का हमसे, हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी से, अधिगम अशक्तता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट पर हम इसमें देखते हैं, हैव लो IQ, निम्न बुद्धि लब्धि वाले होने चाहिए। तो बुद्धि लब्धि का हमने देखा कोई नाता नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, सहसंबंध नहीं है अधिगम निर्योग्यता से, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो ये चीज हमें दिखाई देगी कि ये भ्रम हमें मिलेगा, B को D समझना, W को M समझना, ये जो है जिसे हम मिरर डिसऑर्डर कहते हैं, मिरर इमेज डिसऑर्डर। प्रतिबिंब विकार कहते हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा दर्पण प्रतिबिंब विकार में। तो इसीलिए ये हमारे पास उत्तर हो सकता है। इजिली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स, दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। जो दृश्य शब्दों को आसानी से पहचान लेते हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये कथन ठीक है, लेकिन ये उत्तर भी नहीं होगा क्योंकि हमें लर्निंग डिसेबिलिटी पूछा गया है, सामान्यता नहीं पूछेगी। ये सामान्य कथन हमें दिखाई देता है। चलें अगले प्रश्न की ओर। तो इसका उत्तर हमें देखने को मिलेगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहां जब हम बात करते हैं क्रियात्मकता की, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो ओरिजिनलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मौलिक चिंतन और अपसारी या अपसृत चिंतन, ये दोनों ही सृजनात्मकता के चिंतन के लक्षण हैं। ओरिजिनल, डाइवर्जेंट, न्यू और नॉवेल, तीसरा एक और हम कहते हैं न्यू और नॉवेल, नया या नवीन सृजन। तो ये तीन चीजें हमें क्रिएटिविटी देती हैं, इसलिए उत्तर तो हमारे पास पहला होना चाहिए। फिर इसमें हम और चीजों को देखते हैं। क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज IQ ऑफ अबव 200। तो यहां पे 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि में सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होगी सृजनात्मकता। यहां कोरिलेशन कोई बहुत बेहतर हमें नहीं दिखता है। स्टर्न ने इसके ऊपर एक कोरिलेशन हमारे पास रिसर्च करी, और कोरिलेशन रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये कहा कि निम्न IQ वालों में भी क्रिएटिविटी हो सकती है, सृजनात्मकता निम्न IQ में भी हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा IQ होगी तो क्रिएटिविटी में हमें
जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होंगे उनके ज्यादा क्षेत्र दिख सकते हैं, जो सृजनात्मक होंगे उनके क्रिएटिविटी में ज्यादा क्षेत्र दिख सकते हैं, सिर्फ इतना अंतर होता है, नहीं तो क्रिएटिविटी कम में भी पाई जा सकती है। इसका मतलब ये कथन पूरी तरह से सत्य नहीं है। दिस स्टेटमेंट कि आईक्यू और उसमें कोरिलेशन है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। The form of intelligence that refers to the skills that depend upon accumulated knowledge and experience. बुद्धि का वह प्रकार जो कौशलों से संबंधित है, जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। तो यहां पर accumulated knowledge क्या देगी हमें? accumulated knowledge हमेशा देती है रिप्रोडक्शन, ये हमेशा हमें देती है ज्ञान का पुनर्उत्पादन, और पुनर्उत्पादन कभी भी क्रिएटिविटी नहीं होता है, इसलिए यह भी उत्तर हमें नहीं दिखता है। फिर लास्टली है फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स हेविली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स इंक्लूडिंग द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर करता है। तो यहां पर सूचना प्रक्रमण कौशलों के ऊपर, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहिए, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी है कि नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सूचना प्रक्रमण है वो हमारे पास देखेंगे हम कन्वर्जेंट में भी होगा, डाइवर्जेंट में भी होगा, अभिसारी में भी होगा और अपसारी में भी होगा। यानी क्रिएटिव भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है, सृजनात्मक भी हो सकता है और परंपरागत भी हो सकता है। इसीलिए ये भी हम श्योरली नहीं कह सकते कि ये सिर्फ क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, इसीलिए चौथा भी उत्तर नहीं है। तो उत्तर यहां पे पहला होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A lot of children in India, especially girls, do household chores before coming to school. तो household chores करते हैं, घर के काम करती हैं। What do you think after going back from? What do you think a teacher should do regarding homework in this context? अब टीचर को होमवर्क के लिए ऐसे संदर्भ में क्या करना चाहिए? भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार में इस संदर्भ में शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? अब बच्चों के ऊपर पेरेंट्स को हेल्प करने का या घर में काम करने का एक हम संदर्भ देखते हैं, उसमें गृह कार्य कैसे देखेंगे? Ask the parents of the child to get tuition. माता पिता से ट्यूशन लगवाने के लिए कहेंगे। तो ट्यूशन लगवाना, एक्सटर्नल हेल्प हमारे पास आरटीई भी मना करता है कि ट्यूशन नहीं होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार भी मना करता है, और साथ ही साथ ये फिर शिक्षक का कार्य नहीं है कि वो ट्यूशन के लिए सजेस्ट करे। सेकेंड है हार्श पनिशमेंट, उन्हें कठोर दंड दिए जाएं। तो दंड तो हमें आरटीई का उल्लंघन और एक हमारे लिए अपराध भी है। अभी एक स्टैच्यूरी हम देखेंगे कि एक स्टैच्यूरी ये एक ऑफेंस भी है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ भी है, तो इलीगल हो गया है हमारे पास पनिशमेंट वैसे भी। और आरटीई भी और एनसीएफ 2005 भी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भी अनुशंसा करते हैं कि पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। Teacher should give homework that connects the learning at school to the children lives at home. शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो ये क्या दिखता है हमें? ये एक्सटेंडेड लर्निंग कंसेप्ट है जो हमें अब होमवर्क में यूज करना है। ये विस्तारित अधिगम की संकल्पना है, और विस्तारित अधिगम की संकल्पना ही अब हमारे पास होमवर्क में प्रयोग होगी, गृह कार्य में प्रयोग होगी, जो कि निर्माणवाद का आधार रहता है कि जब बच्चा किसी चीज को सीखता है तो हमेशा उसको प्रयोग करने के लिए बच्चा हमें तत्पर दिखेगा, और यही तत्परता का हमने उपयोग करना है बच्चे को सीखने और सिखाने के लिए। तो उत्तर तो यहां तीसरा रहेगा। लास्टली देखने, द टीचर शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टे लेट टू कंप्लीट देयर वर्क। उनको जल्दी उठाना और देर तक सोने के लिए करके काम करके सोने के लिए कहना। सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। तो हमें बच्चे को रूटीन में होमवर्क का बोझ नहीं देना है,
हमें कभी भी बच्चे को हम गृह कार्य का दबाव नहीं दे रहे हैं, बोझ नहीं दे रहे हैं, ये काम हमें नहीं करना है। तो यहां उत्तर हमने देखा कि तीसरा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक प्रभावी कक्षा में, चिल्ड्रन फियर द टीचर, बच्चे शिक्षक से डरेंगे, शिक्षक से डरते हैं, बिकॉज ही यूजेस वर्बल एंड फिजिकल पनिशमेंट, दंड का प्रयोग करता है। तो एक तो दंड का प्रयोग नहीं करना और एक डर का प्रयोग करना। नाइदर वी शुड इंसाइट द फियर नॉर वी शुड गिव द पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स। द चिल्ड्रन डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द टीचर एंड डू एज दे प्लीज, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो यहां पे जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करना, एक तो रिगार्ड नहीं दे रहे हैं शिक्षक को, यानी शिक्षक को सम्मान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब शिक्षक अपने रोल्स को बेहतर तरीके से नहीं कर रहा, शिक्षक अपनी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से नहीं कर रहा। और अगर शिक्षक अपनी सातों भूमिकाएं बहुत बेहतर तरीके से नहीं करता है, जो उसको 7 रोल्स दिए गए हैं, जिसमें हम फैसिलिटेशन का देखते हैं, इंस्ट्रक्शन का देखते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग देखेंगे, को लर्नर के रूप में देखेंगे, फिर असेसमेंट जो करना है टीचर को, तो स्कैफोल्डिंग करनी है, ये सारे 7 रोल्स हैं, 7 तरह की भूमिकाएं दे रखी है, निर्देशक की, क्रियान्वक की, स्कैफोल्डिंग दाता की, फिर जो डायग्नोसिस करेगा, निदान उपचार और प्रतिपुष्टि करने वाला, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने वाला, रिकॉर्ड रखने वाला, और एक सहायक अधिगम करता। तो ये सारे जो रोल दे रखे हैं, ये रोल अगर टीचर नहीं कर रहा होगा तभी उसको रिगार्ड नहीं मिलेगा। और बच्चे कुछ भी करें, ये कुछ भी करें का सम्मान नहीं है, बच्चे को स्वायत्ता मिल रही है काम करने की, लेकिन इसमें हमेशा क्या देखते हैं हम, वो स्वायत्ता शिक्षक द्वारा निर्मित निर्माणवादी उपक्रम में रहती है। द ऑटोनॉमी टू द लर्नर हैज बीन गिवन टू डू द एक्टिविटीज इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट फैसिलिटेटेड बाय द टीचर। तो इसीलिए इस कथन में एक ट्विस्टेड स्वरूप दिया है स्वायत्ता का, एक ऑटोनॉमी का, कि बच्चे को अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करना चाहिए। इसको एक ट्विस्टेड, एक इसको बिगड़ा हुआ स्वरूप दे दिया गया है, जो कि सही नहीं है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। Children look up the teacher for guidance and support to facilitate their learning. शब्द आ गया फैसिलिटेशन, जो कि शिक्षक ने करना है। अधिगम को सुगम बनाना, तो हिंदी इसकी क्या है, फैसिलिटेट लर्निंग की। अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेना। तो ये उत्तर रहेगा, 2 चीजें, गाइडेंस मार्गदर्शन और सपोर्ट स्कैफोल्डिंग सहयोग, यानी स्कैफोल्डिंग शिक्षक प्रदान कर रहा है। लास्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या गलती है। चिल्ड्रन आर एनेक्शियस, ऑलवेज एनेक्शियस, हमेशा उत्सुक रहें और तैयार रहते हैं। ऑन देयर टोज सिंस द टीचर कीप्स ऑन गिविंग रेगुलर टेस्ट टू असेस देयर एबिलिटी फॉर रिकॉल। तो एक तो रिकॉल की गलती हम याद करवाने के हिसाब से दे रहे हैं, और दूसरा टेस्ट का दबाव, परीक्षण का दबाव, क्योंकि उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता, याद करने की योग्यता, और नियमित रूप से परीक्षा यानी परीक्षा का दबाव, ये 2 चीजें भी हमारे लिए हमने देखा कि गलत हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज, असंबद्ध भाग को, ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। इससे क्या होगा, पहला ऑप्शन देखें, मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, डिफिकल्ट बनाएगा। रिकॉल, मेक रिकॉल इजियर, प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। हेल्प लर्नर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हेल्प लर्नर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओन, अपने आप सूचना व्यवस्थापन में सहायता करेगा। और मेक ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट, शिक्षक का कार्य, चौथा ऑप्शन है, शिक्षक का कार्य कठिन बनाएगा।
तो ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें चौथे को, तो टीचर का काम डिफिकल्ट बनाने की बात की जा रही है, शिक्षक का कार्य कठिन बनाएगा। अब इसमें शिक्षक से हमारे पास संदर्भ है कि उसका कार्य कठिन बनाता है, तो ये कथन हम क्या देखेंगे, ठीक है, क्योंकि शिक्षक को भी डिस्कनेक्टेड नॉलेज देनी है, असंबद्ध ज्ञान देना है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ा देने के लिए, तो शिक्षक को इसमें कठिनाई हो सकती है। हेल्प ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जो दूसरा अगर हम देखें तो यहां क्या बात की जा रही है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सूचना व्यवस्थापन में। तो जब असंबद्ध है तो सूचना का व्यवस्थापन नहीं हो पाएगा, जब असंबद्ध है तो सूचना का व्यवस्थापन कैसे हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती। ऑर्गेनाइजेशन तभी होगी जब रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, एक ज्ञान से जोड़कर दूसरे ज्ञान को दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, सूचना का व्यवस्थापन तब हो पाएगा व्हेन वन नॉलेज इज गिवन कनेक्टेड विद द अदर नॉलेज। जब ये संबंध दिखेगा, कोरिलेशन दिखेगा, सहसंबंध दिखेगा, तभी सूचना व्यवस्थापित हो पाती है। मेकिंग रिकॉल इजियर, प्रत्यास्मरण आसान हो जाएगा। अब प्रत्यास्मरण भी आसान नहीं होगा क्योंकि जब जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए हर बच्चे को सारा का सारा जो याद करना है वो चंक के रूप में नहीं करना, एक गुच्छ के रूप में नहीं करना, उसको क्या करना है, अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें भी हमें समस्या देखने को मिलेगी। और फिर पहला ऑप्शन देखते हैं, मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ज्ञान संबंधित नहीं होगा, सह संबंधित नहीं होगा, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा, तो उसके ऊपर कंसेप्ट नहीं बन पाएंगे, स्कीमा नहीं बन पाएगी, ना तो संकल्पना बन पाएगी ना स्कीमा बन पाएगी, क्योंकि हम श्रृंखला कैसे बनाएंगे, उसको गुच्छ कैसे बनाएंगे, चंकिंग कैसे करेंगे। तो हमारे लिए जब भी डिस्कनेक्टेड चंक दिया जाएगा तो चंकिंग में मुश्किल होगी, हमें जो मुश्किल होगी डिफिकल्टी होगी चंकिंग में, स्कीमा में, कॉन्सेप्ट में, इसमें हमें कठिनाई हमेशा देखने को मिलेगी। तो जो कठिनाई देखने को मिलेगी हमें इस कारण से, वो देखने को मिलेगी कठिनाई गुच्छ निर्माण करने में। जब हम बनाना चाहेंगे या स्कीमा बनाना चाहेंगे तो हमें दिक्कत होगी, संकल्पना बनाना चाहेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो अब यहां पर 2 कथन ठीक हमें दिखते हैं, पहला और चौथा। पहला कथन भी ठीक है कि बच्चे को डिफिकल्टी होती है, और दूसरा कथन भी ठीक है कि शिक्षक का भी कार्य कठिन हो जाता है। अब इन दोनों में से किसे चुने, तो जब शिक्षक के कार्य और बच्चे के कार्य में से चुनना हो तो हम हमेशा ज्यादा बेहतर उत्तर बच्चे के कार्य को चुनेंगे, इसलिए यहां उत्तर पहला होगा। क्योंकि शिक्षक तो कठिन काम कर सकता है, लेकिन बच्चे के लिए यह कठिन काम देने के कारण बच्चे धीरे धीरे अधिगम को छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट ले लेते हैं, इसीलिए यहां ज्यादा बेहतर उत्तर पहला दिखेगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सभी की सभी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करने के तरीके को समझें और उसकी ज्यादा बेहतरी विकसित करें। उम्मीद करता हूं कि इस प्रयास में सफल हुआ होऊंगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।